नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्तान। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना की महामारी से जूझ रही है और देश में भी पॉजिटिव केस का आंकड़ा 10 लाख को क्रॉस कर चुका है। बात अगर प्रदेश की जाए तो रोजाना हजारों की संख्या में यहां पर भी नए केस आ रहे हैं, लेकिन चिंता इस बात की भी है कि मानसून ने भी दस्तक दे दी है और मानसून के दौरान जल भराव से होने वाली कई बीमारियां पनपती हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कोरोना के काल में बारिश वाली बीमारियों से निपटने के इंतजाम आखिर सरकार के पास क्या है। हालांकि कुछ शहरों की जो तस्वीरें अभी सामने आई हैं वो अभी से कई सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि प्री मानसून की बारिश ही प्रशासन के दावों की पोल खोल रही है और अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो हालात इससे भी ज्यादा भयावह हो सकते हैं। अलग अलग जगहों की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पलवल, झज्जर और भिवानी की तस्वीरें हैं और प्री मानसून के साथ ही आप देखिए किस तरीके से जो शहर की सड़कें हैं वो लबालब आपको नजर आएंगी। हर तरफ आपको पानी भरा हुआ नजर आएगा। भिवानी के अंदर भी आप देखिए किस तरीके से जो हालात हैं वो फिलहाल सही नजर नहीं आ रहे हैं। झज्जर में भी सड़क पर देखिए पानी भरा हुआ है। पलवल में भी कमोबेश कुछ इसी प्रकार की स्थिति है और अगर ऐसे ही रहा तो एक तरफ तो कोरोना संक्रमण से जो प्रशासन है वो निपट रहा है, चुनौतियां बड़ी हैं और इसके साथ अगर मौसमी बीमारियों ने भी अटैक किया तो फिर उससे निपटने के इंतजाम सरकार के पास क्या है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि हर साल मानसून से पहले जो प्रशासनिक दावे हैं वो लंबे चौड़े हर बार किए जाते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो उसके बाद जो स्थितियां हैं वो कुछ इस प्रकार की होती हैं। जिन तरीके की तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, पलवल, झज्जर और भिवानी की तस्वीरें हैं और कमोबेश इसी प्रकार की स्थितियां आपको हर जगह देखने को मिलेंगी, क्योंकि बारिश के बाद जो जल भराव है एक बड़ी समस्या है और दो जो प्रमुख बीमारियां हैं वो इस प्रकार के जो जल भराव हैं उनसे पनपती हैं। और ऐसे में इंडिया न्यूज की टीम ने कई जिलों के सरकारी अस्पतालों का जायजा भी लिया है। अधिकारियों से पुख्ता बंदोबस्त की जो दावे हैं वो भी सुनने को मिले हैं, लेकिन इसमें हकीकत कितनी है आइए आपको दिखाते हैं। नागरिक अस्पताल के अंदर जो सफाई व्यवस्था है वो हमने आउटसोर्स कर रखी है और सभी कर्मचारियों को ये हिदायत दी गई है कि सफाई व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त प्रबंध रखें। और सबसे बड़ी बात जो है, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से दिन में 2 बार 3 बार पोछे लगाए जा रहे हैं, जिससे कि अगर बाहर से इन्फेक्शन लेकर के कोई आता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए। और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, पहली बात तो इसमें टोटल डीसीसी बना रखा है सिविल हॉस्पिटल को और बाकी हॉस्पिटल है वो जनता हॉस्पिटल एक्वायर करके हमने वहाँ पे भेज रखे हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आता है तो उसको हाथ धोने की यहाँ पे हम व्यवस्था कर रखी है। अच्छी तरह साबुन से हाथ धो करके एयर ड्राई अपने हाथों को करके फिर ही वो मास्क के साथ वो अस्पताल में प्रवेश कर सकता है। इस मौसम में 2 प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। एक पानी खड़ा होने से बीमारियाँ होती हैं और एक के पानी की सप्लाई अगर अच्छी ना हो तो उससे बीमारियाँ होती हैं। तो इसके लिए हमने प्रोग्राम जो हमारे स्वास्थ्य विभाग का है वो बड़ा अच्छी तरीके से हमने प्लान बनाया है। इसमें पानी जहाँ जहाँ खड़ा रहता था वो सारा इनके पास से अपने जो प्लानिंग है उसमें इनको पता है कि शहर के किस कोने में कहाँ पानी हर साल खड़ा होता है। तो वहाँ विशेष एक्टिविटी चलाते हुए एंटी लार्वल एक्टिविटी इन्होंने शुरू कर दी हैं। इसके अतिरिक्त घर घर जा कर के भी इन्होंने लोगों के कूलर खाली करवाने हैं या कोई गमला है उसमें कोई पानी है उसमें अगर कोई लार्वा मिलता है तो ये सभी प्रकार के एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ हाउस टू हाउस भी हमारे लोग। तो प्रशासनिक तैयारियां कितनी हैं ये आपने जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से सुन लिया है, लेकिन आज की बड़ी बहस के कुछ अहम सवाल है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। ये बड़े और अहम सवाल है, इसी के इर्द गिर्द आज की हमारी बड़ी बहस रहेगी। पहला सवाल यह है कि कोरोना काल में बारिश वाली बीमारियों से निपटने के इंतजाम आखिर क्या है, क्योंकि कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी वो आपने भी देखी है। दूसरा अहम सवाल यह है कि आखिर प्रदेश के जो सरकारी अस्पताल हैं वो इन बीमारियों से निपटने के लिए कितने तैयार हैं, क्योंकि एक तरफ तो कोविड-19 से जो चुनौतियां हैं वो इस समय स्वास्थ्य विभाग के सामने हैं, दूसरा मानसून को लेकर के भी ये जो तैयारियां हैं आज इसी पर चर्चा होगी। लेकिन तस्वीरें आपने देखी, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके स्टेटमेंट को भी आपने सुना है और इसी के साथ बड़ी बहस के जो सवाल हैं इन सवालों के साथ ही आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण अत्रे जी बहुत स्वागत है आपका। संजीव भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजीव भारद्वाज जी आपका भी बहुत स्वागत। और मोहित खटाना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरटीआई कार्यकर्ता हैं। मोहित खटाना जी आपका भी बहुत स्वागत है। प्रवीण अत्रे जी आपसे सबसे पहले शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर चल रही कुछ तस्वीरों को आपने देखा होगा और मानसून से पहले इस तरीके की जो तस्वीरें हैं और मानसून के बाद भी इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो बड़ी आम हैं।
इस बार चूंकि स्थितियां थोड़ी विपरीत हैं और इसलिए ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक तरफ तो कोविड-19 की चुनौतियां हैं, दूसरा मौसमी बीमारियां भी अगर इन सब के बीच में इस तरीके से पानी कहीं खड़ा रहता है उसकी वजह से होती हैं, तो उसके लिए कितना तैयार है आपका प्रशासन? आपका पहला कमेंट में चाहूंगा। देखिए आयुष, ये बात आपने कही जो कि इस वक्त कोरोना महामारी की वजह से जो स्थिति है वो विकट है, लेकिन हरियाणा प्रदेश के संदर्भ में अगर हम देखते हैं आयुष, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो टोटल अभी तक पॉजिटिव केसेस आए और आज की तारीख में जो एक्टिव केसेस हैं, तो आपको भी पता है कि 1264 के करीब आज की तारीख में हरियाणा में एक्टिव केसेस हैं, जबकि हरियाणा सरकार ने लगभग 40,000 बेड का इंतजाम किया था कोविड के लिए। स्वास्थ्य विभाग ने जिस तरह से कोविड के लिए काम किया उसका नतीजा ये है कि आज रिकवरी रेट जो है लगभग 80% के करीब है और हरियाणा प्रदेश बहुत बेहतर स्थिति में है। तो इसलिए जो बारिश की वजह से आमतौर पे बीमारी जो आती हैं, जो इन्फेक्शंस आते हैं, चाहे उसके अंदर हम वायरल की बात करें, चाहे हम मलेरिया की बात करें, चाहे डेंगू, जिस तरह से पिछले 2-3 साल के अंदर हमें देखने को मिला था, तो कहीं ना कहीं हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की जो तैयारियां हैं और जिस तरह से कोविड के अंदर काम किया है, और जो हरियाणा स्वास्थ्य विभाग खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में, चाहे पिछला 5 साल का कार्यकाल ले और अब का कार्यकाल ले, जिस तरह के तैयारियां हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में हुई हैं, प्रदेश की जनता को किसी भी तरह से घबराने की या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आयुष देखिए, किसी भी सरकार का स्वास्थ्य के बारे में किस तरह का नजरिया है ये निर्भर करता है जब वो सरकार अपना बजट पेश करती है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कितना पैसा खर्च करेगी इसके ऊपर जब बात करती है, तो पहले प्रथम दृष्टया जो है सरकार का नजरिया सामने आ जाता है। उसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं में जिस तरह से काम होता है, अगर मैं पिछले 5 साल के कार्यकाल की बात करता हूं, जो मनोहर जी का पिछला 5 साल का कार्यकाल है, 2014-15 से लेके 2019-20 तक का अगर स्वास्थ्य सेवाओं के बजट को आप देखें, हर साल उस बजट में बढ़ोतरी हुई है। पिछला बजट जो मनोहर जी ने पेश किया था वो पिछले साल के बनिस्बत 23% की बढ़ोतरी करके स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ खास फोकस रहा सरकार का। और अगर आप देखते हैं हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर लगभग 462 ऐसी दवाइयां हैं जो मुफ्त के अंदर उपलब्ध करवाई जाती हैं। और अभी आपने देखा 3 दिन पहले ही जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा सरकार की तरफ से 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात, PHC को अपग्रेड करने की बात, और एक जगाधरी के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने की बात। इससे पहले जिस तरह से पंचकुला, अंबाला सिटी, अंबाला कैंट, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, भिवानी, रोहतक, इनके हॉस्पिटल्स के अंदर जिस तरह से पंचकुला के हॉस्पिटल को 100 बेड से 300 बेड का किया, और जिस तरह से कैथ लैब, MRI, CT स्कैन, ये सुविधाएं सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर लेके आए, तो स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर ठीक है। कुल मिलाकर के आपने तमाम आंकड़े भी रख दिए और आपने बता दिया कि आप कितनी तैयारियों के साथ इस बार भी इस चुनौती से निपटने को तैयार है। संजीव भारद्वाज जी, इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से, या जो तस्वीरें आप देख रहे थे आपको लग रहा था कि दरअसल यही तैयारियां हैं? आयुष जी, मैं आपको बताऊं, जो अत्रे जी ने बात रखी है उस बात के अंदर मैं इस बात नहीं करता, क्योंकि आजकल इनका जो मेन फोकस है, अब आप देखिए कि आम जनता कितनी बड़ी महामारी से जूझ रही है, लेकिन ये जो इस महामारी के अंदर सैनिटाइजर हैं, साबुन है, डिटोल है, सब पे टैक्सेस 18% लगा दिए। कहीं भी तो ये सांस लेने का आम जनता का कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे कि आम जनता सांस ले ले। 18% GST अगर लगेगा तो आप बताएं कि आम जनता सैनिटाइजर कैसे खरीदेगी और कैसे अपने आप को बचाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जितना भी आप जाके आप भी दिखा रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी दिखाया जा रहा है कि भाई वहाँ क्या इंतजाम है। वहाँ आम आदमी जाने से डरने लग गया अगर उसको कोरोना हो। कोरोना इसलिए ज्यादा फैल रहा है, इन्होंने 1200 केस एक्टिव बताए हैं, 1200 नहीं है, 5320 केस कल शाम तक एक्टिव केस थे। लेकिन अगर इंतजामों के हिसाब से देखें तो आम आदमी वहां एडमिट होने से ही डर रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं हो रहा। जहां तक ये मेडिकल फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज ये क्या दे रहे हैं, टैक्सेस इतना लगा रहे हैं, लोग ले ही नहीं रहे। लोग डरने लग गए कि भाई कोई चीज लोगे तो दुनिया भर के टैक्सेस आएंगे
और फिर ये बैठ के ऐसी बात करते हैं हमने ये इंतजाम करा, इनकी बात का जवाब क्या क्या बातों का जवाब दें। फरवरी के महीने में ही पहले ही राहुल गांधी जी ने बता दिया था कि इस तरह से ये महामारी आएगी, इन्होंने बहुत लाइटली लिया और विद द रिजल्ट 20 मार्च को जब इन्होंने लॉकडाउन लगाया तब जरूरत नहीं थी, जब केसेस 1000-2000 के करीब होते थे। आज केसेस जो 25-25, 30-30 हजार, 35-35 हजार केस रोज हो रहे हैं, तो आज पब्लिक की कोई एजुकेशन की ये ऐड नहीं देते कि भाई पब्लिक को इससे बचना चाहिए। उल्टा जो चीज इसमें यूज हो रही है उन पे बगैर बात के टैक्सेस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तैयारी मुकम्मल है या नहीं। मेरे हिसाब से ठीक है, आपके हिसाब से आपको तैयारी मुकम्मल नहीं लग रही। ठीक है, मैं आऊंगा अत्रे जी, आपके पास भी आऊंगा मैं। मोहित खटाना जी चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरटीआई कार्यकर्ता है। मोहित खटाना जी, मौजूदा दौर में सरकारी व्यवस्थाएं और खासतौर से सरकारी अस्पताल, एक तरफ तो कोविड-19 है, दूसरा अब चूंकि मॉनसून आ रहा है और इससे जो तमाम तरीके की बीमारियां हैं वो भी होती हैं। क्या आपको लग रहा है, आपको नजर आ रहा है, और आप तो एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन, आपको लगता है सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य विभाग इन दोनों ही मोर्चों पर निपटने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है, कैपेबल है? जी, इंडिया न्यूज़ हरियाणा का धन्यवाद जो मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। मैं एक गैर राजनीतिक इंसान हूँ, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। देखो जी, WHO के रिकॉर्ड के अनुसार 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। ये 2019 का जो है WHO का आंकड़ा है, और हरियाणा में 6287 लोगों पर एक डॉक्टर है, और ये पूरे देश में न्यूनतम स्तर का रिकॉर्ड है। हरियाणा में लगभग 6287 लोगों पर एक डॉक्टर है। पूरे भारत की बात की जाए तो सबसे न्यूनतम है ये जी। अब सरकारी अस्पतालों की बात करें तो गुड़गांव के सरकारी अस्पताल लगभग 42 साल पुराना है, खंडर हालत में पहुंच चुका है। पिछली सरकार रही हो या वर्तमान सरकार रही हो, सबका एक ही एजेंडा रहता है कि गुड़गांव की जो जनता है, लगभग 25-30 लाख इसकी आबादी है, इसको प्राइवेट जो अस्पताल है, मैदानता, आर्टेमिस, फोर्टिस, मैक्स, पारस, पार्क, इनके भरोसे छोड़ दिया जाए। सरकारी अस्पताल ना तो यहाँ पे वो सुविधाएं दी जाए, ना यहाँ पर डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए, ना यहाँ पर जो डॉक्टर अस्पताल है उसको नए स्तर से बनाया जाए। पूरी तरह से यहाँ की जनता है वो प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर निर्भर है, रोज लूट रही है, बुरा हाल है। और अब इसमें सरकारी डॉक्टरों की बात करें तो गुड़गांव में अस्पताल की बात करें तो MRI, CT स्कैन और CMO ऑफिस आज तक शिफ्ट नहीं हुए हैं सेक्टर 10 में। जो खंडर अस्पताल है पुराना, 42-43 साल पुराना, उसी में ही अभी तक भी वो मशीनें सील पैक रुकी हुई रखी है। जनता गुड़गांव में सरकारी अस्पताल में कभी सेक्टर 10 में जाती है, कभी सेक्टर 31 में जाती है, और मजबूरी में जब यहाँ पर इलाज नहीं मिलता, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में लूटना पड़ता है। और अगर रेफर की बात की जाए तो भाई साहब लगभग 9000 लोगों को, मरीजों को रेफर कर चुके हैं गुड़गांव के सरकारी अस्पताल से दिल्ली के विभिन्न सरकारी अस्पतालों तक। एम्स हो गया, सफदरजंग हो गया, अन्य जो हॉस्पिटल हो गए, 2014 से। और ये है हमारा आंकड़ा जो पिछली सरकार रही है, इसमें 2014 से और 2017 अक्टूबर तक का 9000 लोग। तो इसमें अब ये देखने वाली बात है सरकार कर क्या रही है। पिछली सरकार भी इसी राह पे चल रही थी, वर्तमान सरकार भी इसी राह पर चल रही है। फिर जनता, अब फिर उसमें मानसून आए, डेंगू आए, कुछ भी आए, जनता जब प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर ही भरोसे ही छोड़ दी है तो सरकार कर क्या रही है। पूरे हरियाणा का ये हाल है कि ट्रॉमा सेंटर की भारी कमी है। हजारों लोग पूरे साल में रोड एक्सीडेंट में तड़प तड़प के मर जाते हैं। ट्रॉमा सेंटर नहीं है गुड़गांव की बात करें तो पूरे हरियाणा का ही देख लो आप, प्राइवेट हॉस्पिटलों में ले जाना पड़ता है उनको, और वहां पर वो लाखों रुपए बिल देके तब अपनी जान छुटा के तब अपने घर पहुंचते हैं। तो सरकारें तो कोई सी रही हो, सबका एक ही नजरिया है, जनता को प्राइवेट अस्पतालों के भरोसे छोड़ दिया जाए। ये राजनीतिक षड्यंत्र है, पूरे हरियाणा में चल रहा है, और इस पर सरकार को गंभीर होना पड़ेगा, पुरानी सरकारों को और नई सरकारों को, कि जनता को प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर निर्भर ना छोड़ा जाए। और सरकारी अस्पताल, एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, गुड़गांव में 200 से 300 OPD देखते हैं जो डॉक्टर है हमारे डेली।
और उसके बाद भी जो हमारे जो नेता लोग हैं उनके लिए प्रोटोकॉल बना रखा है, अगर वो मैदानता हॉस्पिटल में भी आएंगे अपना टेस्ट रूटीन चेक कराने के लिए या आर्टिमिस में आएंगे तो सरकारी हॉस्पिटल से पूरी टीम जाएगी जिसमें मेडिकल स्पेशलिस्ट होगा, जनरल सर्जन होगा, एनेस्थेसिया होगा का डॉक्टर होगा और टेक्नीशियन होगा, लेबोरेटरी का फार्मासिस्ट होगा, क्लास 4 का एक बंदा होगा, ड्राइवर होगा। ये 7 बंदों की टीम जाएगी। पहली अब ये बताओ, आप 7 बंदों की जब टीम जाएगी यहाँ से, पहले ही गुड़गांव के सरकारी अस्पताल में इतनी डॉक्टरों की कमी है, पूरे स्टाफ की कमी है और कमी तो हो जाएगी। इनके ठीक है जाने मोहित से कटाना जी, पूरा देखिए जो आप एक सिस्टम है आरटीआई वो- कार्यकर्ता हैं, आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन है। मैं थोड़ा थोड़ा करके एक एक चंक में थोड़ा इसका जवाब लेता हूं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपके पास वापस आऊंगा। प्रवीण अत्रे जी, देखिए ये बात भरद्वाज जी कहते तो आप कहते कि देखिए राजनीति से प्रेरित हैं, उनके समय में क्या हुआ, आप लोग आरोप प्रत्यारोप में फंस जाते। लेकिन अब तो फैक्ट्स और आंकड़े के साथ आरटीआई कार्यकर्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो बता रहे हैं और आप बता रहे थे कि आपके समय में देखिए इतना इतना काम आप लोगों ने किया है। अब कौन सही है और कैसे माना जाए कि आप लोग पूरी मुकम्मल तैयारी के साथ में? देखिए आयुष, ऐसा है कि खटाना साहब जब कुछ बातें बोल रहे थे, कुछ बातें तो तथ्यात्मक सही बोली, लेकिन कुछ बातों में अति उत्साह के अंदर थोड़ा झूठ भी बोल गए। मैं झूठ नहीं कहूंगा, वो गलती कहूंगा। इन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में ट्रॉमा सेंटर नहीं है। मोहित जी, ट्रॉमा सेंटर करनाल में है, रोहतक के अंदर है, अंबाला के अंदर है। ऐसा मत कहिए कि पूरे हरियाणा में ट्रॉमा सेंटर नहीं है। लेकिन हाँ, आपने जो WHO की गाइडलाइन का जिक्र किया, 1000 के ऊपर एक डॉक्टर की जो आपने बात की, देखिए आयुष, मैंने शुरुआत में एक बात कही थी, आपने भी सुना है। मैंने ये कहा था कि वर्तमान सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में जो काम किया है वो काम WHO ने भी रिकॉग्नाइज किया है। आप चाहे नीति आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए, WHO की 2018-19 की रिपोर्ट देख लीजिए, जहां पे हरियाणा सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं में किए गए काम को रिमार्केबल बताया है। उसका तर्क देखिए, मैंने क्या कहा, पूर्ववर्ती सरकारों के अंदर जब 13-14 का बजट पेश किया गया तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मात्र 2600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अगर मैं 9 और 10 की बात करूंगा तो शायद आपको और ज्यादा हैरानी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का मनोहर जी का बड़ा स्पष्ट मानना है कि बेहतर स्वास्थ्य जनता का अधिकार है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देना सरकार का कर्तव्य है। उसका पालन करते हुए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, पहला बजट पेश किया जाता है तो स्वास्थ्य सेवाओं पे मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, 16-17 के अंदर 3044 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाता है, 17-18 के अंदर 3815 करोड़ का प्रावधान किया जाता है, 18-19 में 4764 करोड़ का प्रावधान किया जाता है और 19-20 के अंदर वही प्रावधान 5000 करोड़ का हो जाता है। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि सरकार ने इस समस्या को समझा जो मोहित जिसका जिक्र खटाना साहब कर रहे हैं और उसके ऊपर काम करना शुरू किया। देखिए, अब इससे पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकारी हॉस्पिटल में कैथ लैब होगी, किसी ने सोचा था। MRI और CT स्कैन होंगे, किसी ने सोचा था। 462 के करीब दवाइयां मुफ्त दी जाएंगी, किसी ने सोचा था। डेंगू का इलाज मुफ्त होगा, किसी ने सोचा था। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत लगभग 229 ऐसे सर्जिकल या सेकंड क्लास सर्जरी जिनकी हम बात करते हैं वो मुफ्त होगी, किसी ने सोचा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो WHO के नॉर्म्स में 1000 के ऊपर एक डॉक्टर, वो तो दुनिया के कितने देश हैं, या खटाना साहब भी पूछ लीजिएगा कितने देशों के अंदर वो नॉर्म पूरा होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर जहाँ डॉक्टरों की कमी थी, इस सरकार ने पिछले कार्यकाल के अंदर 1000 डॉक्टरों की भर्ती की, 350 डॉक्टरों की भर्ती। अभी आपने स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान भी सुना होगा। हम इस बात को हमने समझा। लेकिन प्रवीण अत्रे जी, इस बात से तो आप भी इनकार नहीं करेंगे और ये बात तो आप भी जानते हैं भली बात ही कि देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल आखिर में जाना मजबूरी हो जाता है। सरकारी अस्पताल लोग जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि व्यवस्थाएं वहां पर होती नहीं, जिनके पास मजबूरी है, पैसा नहीं है, वो रुख वहां का करते हैं। कोई एक ऐसा सरकारी अस्पताल जो आप लोगों ने ऐसा बना दिया हो कि वो तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल से टक्कर ले सके? जी आयुष, देखिए आयुष, पहले तो मैं ये भगवान से प्रार्थना करूंगा कि किसी को अस्पताल जाने की जरूरत ना पड़े। आप पंचकुला सरकारी हॉस्पिटल में आइए, जिसको 300 बेड का हमारी सरकार ने बनाया। अंबाला कैंट के हॉस्पिटल में जाके देखिए, अंबाला सिटी में जाके देखिए, करनाल में जाके देखिए, रोहतक में जाके देखिए। इस तरह से भिवानी के हॉस्पिटल को अपग्रेड किया गया, उसको जाके देखिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस सरकार ने, मनोहर सरकार ने 13 नए अस्पताल जब बनाए, लगभग 14 CHCs और 16 PSCs बनाई, और इस वक्त सरकार जो है बाकायदा जो CHCs PSCs हैं उनको हेल्थ वेलनेस सेंटर में अपग्रेड कर रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत
तो ये जो सुविधाएं हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में हरियाणा की जनता के लिए बढ़ाई हैं, मैं उनका जिक्र कर रहा हूं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने उस अचीवमेंट को प्राप्त कर लिया जो हमारा टारगेट है। इसके अंदर और बेहतरी की गुंजाइश है और लगातार सरकार उस पर काम भी कर रही है। जिस तरह से सरकार ने सरकारी कर्मचारी, पेंशनर, उनके लिए सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो बड़ी बीमारी, जिनको हम जैसे हार्ट की बीमारी कह देते हैं, या कैंसर की बीमारी कह देते हैं, जितनी इस तरह की डिसीज है, क्रॉनिकल डिसीज जो है, उनके मुफ्त इलाज का प्रावधान किया। बीपीएल फैमिलीज के लिए मुफ्त इलाज का प्रावधान किया। तो ये वो काम है जो हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर किए हैं। लेकिन और बेहतरी की गुंजाइश है, इससे मैं इंकार नहीं करता। संजीव जी, ठीक है, मैं जवाब लेता हूं इसका। संजीव भारद्वाज जी, देखिए दोनों ही सरकारों के ऊपर सवाल खड़े किए थे मोहित खटाना जी ने। ना बहुत बेहतर आप कर पाए, ना ये बहुत बेहतर करने की स्थिति में रहे। दोनों ही लोगों के समय में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बेहतर हैं हरियाणा के अंदर, ये कोई नहीं कह सकता था। इतना लंबा चौड़ा जो बजट होता है वो कहां चला जाता है? आयुष जी, इसके अंदर 2-3 बातें हैं। मेरे साथी प्रवक्ता अत्रे जी, मैंने क्वेश्चन किया था इनसे, सवाल किया था कि 18% जीएसटी जो इस महामारी के अंदर चीजें लगती हैं उन पे इन्होंने 18% जीएसटी लगा दिया। ये बात नहीं बता रहे। जहां तक खटाना जी की बात है, खटाना जी ने कहा कि भाई दोनों सरकारें इस तरह से करती हैं। आजकल जो 5-6 साल के अंदर जैसे ये महामारी आ गई, और इससे पहले आप देखिए चिकनगुनिया की बीमारी आ गई, कई बीमारियां ऐसी रही, ऐसी आई जिसके अंदर तुरंत प्रभाव से इंतजाम उनके हिसाब से करने पड़े। सरकार ने, पिछली सरकार ने किया है। लेकिन जहां तक इस सरकार की बात है, जितने आपके माध्यम से ये वादे करते हैं, दावे करते हैं, वो वादे और दावे कहीं धरातल पे दिखाई नहीं देते। मैं अत्रे जी से ये रिक्वेस्ट आपके माध्यम से करूंगा कि ये पंचकूला के 6 सेक्टर के सिविल हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, वो मेरे घर के पास ही है। उनमें जाके देख लें कोरोना पेशेंट की क्या हालत है, कि कोई कोरोना पेशेंट वहां जा रहा है या नहीं जा रहा। खुद जाके एक बार सर्वे करें और फिर इस बात पे डिबेट करें कि ये चीज ये ठीक बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। जहां तक मैंने कहा, मैंने एक लाइन में बात कंप्लीट करी। मैंने कहा कि आज देखिए आप पूरे संसार के अंदर जहां टेस्टिंग का मामला है तो हमारा नीचे से दूसरे नंबर पे हमारा देश खड़ा है, और जहां केसेस का मामला है वो ऊपर से तीसरे नंबर पे खड़ा है। आप देखें कि जब तक टेस्टिंग वगैरह पूरी प्रॉपर नहीं होगी, पूरा प्रॉपर इलाज नहीं होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप देखें, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो खटाना जी ने बोला है वो बिल्कुल वाजिब बोला है कि वो इतना लोगों को लूट रहे हैं। अगर किसी की पॉजिटिव रिपोर्ट है भी नहीं तो कई जगह, लेकिन संजीव भारद्वाज जी देखिए, व्यवस्थाओं पे जब सवाल होगा तो आप लोग भी तो हरियाणा के अंदर इतने समय तक शासन करते रहे ना। ये प्राइवेट अस्पताल ठीक है, लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, अच्छी बात है, प्राइवेट अस्पताल भी हों, लोग जो सहूलियत के हिसाब से जाना चाहते हैं वो जाएं। आप लोग कोई सरकारी अस्पताल इतना बेहतर कर गए होते तो शायद उसमें और अपग्रेडेशन हो जाता, लेकिन व्यवस्थाएं तो आपके समय में भी वही थी। अब वो अत्रे जी कह रहे हैं कि वो उसको अपग्रेड करना है। इन प्राइवेट अस्पतालों की टक्कर में तो आप लोग भी अस्पतालों को नहीं खड़ा कर पाए ना, ये तो आप लोगों की भी चूक थी। आयुष, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आऊंगा, एक बार मैं भारद्वाज जी से जवाब ले लेता हूँ। आयुष जी कभी आयुष जी आपने कभी सुना था कि खानपुर के अंदर एम्स बनेगा? कभी पीजीआई पे हम हमेशा डिपेंड करते थे या रोहतक पे डिपेंड करते थे। वो खानपुर में जो एम्स बना है या जो पॉलिसीज हमारी गवर्नमेंट में बनी है, बहुत सी जगह तो इन्होंने जस्ट उन पॉलिसीज को या उन चीजों को कंप्लीट ही करा है। वो चीजें तो शुरू तो हमारे टाइम में हुई थी ना। ये वक्त की डिमांड देखते हुए आप बताएं, खानपुर में एम्स, कभी ये सुना था कि खानपुर में एम्स बनेगा? लेकिन आज हम लोग उसका बखान ना करें। यही तो समस्या है ना संजीव भारद्वाज जी। देखिए, आप लोगों ने सोचा लेकिन वो बना नहीं। अब इनके समय में बनेगा, क्रेडिट ये लेंगे और उसके बाद अगली कोई परियोजना ये छोड़ के जाएंगे, आप पूरा करेंगे तो आप क्रेडिट लेंगे। बात क्रेडिट की नहीं है, बात ये है
कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हो क्यों नहीं पाई, और अगर इतनी बेहतर हो जाती तो ये चर्चा का विषय ही आज नहीं होता। अत्रे जी जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है, संजीव भारद्वाज जी पता नहीं अज्ञानता में गलत बोल रहे हैं या ये झूठ बोल रहे हैं। कानपुर में मेडिकल कॉलेज है, एम्स नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जिस एम्स की ये बात कर रहे हैं झज्जर की, वो हमारी सरकार ने आके बनाया। देखिए, यहाँ पे एक और बात जरूर कहूंगा, 13-14 के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं पे जो बजट का प्रोविजन किया हुडा सरकार ने, आपको जान के हैरानी होगी आयुष के मात्र उसका 55% ही खर्च कर पाई सरकार। आप समझिए कांग्रेस का स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में किस तरह की सोच रही है। अब ये मुझसे बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं कि साहब आपने जीएसटी 18% कर दिया, जीएसटी 18% कर दिया। देखिए, ये सारा देश जानता है कि जीएसटी कितने परसेंट किस वस्तु पे लगेगा, ये निर्णय करता है जीएसटी काउंसिल। काउंसिल के मेंबर सभी प्रदेश होते हैं, सभी प्रदेशों के वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बैठते हैं, मीटिंग में निर्णय लिए जाते हैं। कांग्रेस शासित प्रदेश, चाहे वो राजस्थान है, चाहे छत्तीसगढ़ है, चाहे पंजाब है, क्या आपके किसी सरकार ने, किसी कांग्रेस शासित प्रदेश की वित्त मंत्री या मुख्यमंत्री ने जीएसटी काउंसिल के अंदर जाके ये बात उठाई? वहां तो आप उसमें सलाह खुद एडवाइस करते हैं, वहां पे अंदर तो कुछ आप और बोलते हैं, बाहर आके आप ये कह रहे हैं कि साहब आपने जीएसटी लगा दिया, जीएसटी लगा दिया। मुझे हैरानी होती है कांग्रेस की सोच पे। एक इन्होंने बात और कही थी कि साहब पंचकुला में कोरोना पेशेंट नहीं आ रहे। देखिए, मेरी जहाँ जानकारी है, हो सकता है सीधा थोड़ी ऊपर नीचे हो, पंचकुला में करीबन 47 पेशेंट अब तक कोरोना के आए हैं, और उनके अंदर से मात्र 2 पेशेंट ऐसे हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। 45 सिविल हॉस्पिटल पंचकुला में एडमिट हुए और वहीं से ठीक होके अपने घर गए हैं। संजीव जी देखिए कितना बड़ा झूठ बैठ के यहाँ पे बोल रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने शुरुआत में एक बात कही कि जो मैंने एक्टिव केसेस की बात कही थी 1264, टोटल हॉस्पिटलाइज जो केस हरियाणा में कोविड के हुए वो लगभग 6200 कुछ की फिगर है, जिसके अंदर से 4800 समथिंग जो है ठीक होके घर जा चुके हैं, मतलब 80% के करीब रिकवरी रेट है हमारा। 1264 केवल एक्टिव केसेस इस वक्त हरियाणा प्रदेश के अंदर है, लेकिन ये मेडिकल बुलेटिन जारी होता है, उसमें बताया गया है। फिर संजीव जी कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि कांग्रेस 10 साल सत्ता में रही, स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर हालात ये रहे कि डॉक्टरों की जो अप्रूव्ड पोस्ट थी, कांग्रेस ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। स्वास्थ्य सेवा विभाग डॉक्टरों की कमी से जूझता रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, मनोहर जी मुख्यमंत्री बनते हैं, और सरकार ने आते ही सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाए, इस पे काम करना शुरू किया, और गरीब आदमी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इसके लिए सीएचसी को अपग्रेड किया, हॉस्पिटल नए बनाए, पुराने हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया गया। अभी मैंने उदाहरण दिया ना, जगाधरी का हॉस्पिटल जो 100 बेड का बनाने जा रहे हैं, पंचकुला का 300 बेड का किया गया है, पलवल की सीएचसी को 60 बेड का हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। तो कम से कम अगर संजीव जी ठीक है, भरद्वाज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनसे भी जवाब लेता हूं। भरद्वाज जी मैं आयुष जी आपको बताऊं, ये मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। जो कंफर्म्ड केस थे 23,306 थे, जो एक्टिव केस हैं 5,320 हैं, और जो रिकवरी है ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया। ये कल 15 जुलाई का आकर मेरे पास डाटा है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक अपग्रेडेशन की और झूठ बोलने की बात अत्रे जी मेरे बारे में कह रहे हैं, एम्स की बात जो मैंने कही, हो सकता है मेरी जानकारी के मुताबिक मैं वो गलत कहा हो, मेडिकल कॉलेज उसको मान लें, लेकिन वो भी आप ये देखें कि वो किस सरकार में हुआ है। जहां तक मैं आज महामारी की बात चल रही है, 18% मेरे बारे में कह रहे हैं, 18% ये जो जीएसटी की बात कर रहे हैं कि कांग्रेसी नेता इसको विरोध क्यों नहीं करते। मैं ये कहता हूं कि कांग्रेसी तो 3-4 स्टेट्स में है, कांग्रेस गवर्नमेंट 3-4 स्टेट में है, इनकी तो 20-22 स्टेट्स में कांग्रेस, इनकी बीजेपी गवर्नमेंट है। उन्होंने कब विरोध कर दिया कि ये 18% ना लगे? पहली बात तो ये बताएं, आम जनता को टैक्सों के। अरे भरद्वाज जी, यही तो बात है ना, पार्टी विद डिफरेंस की बात कैसे होगी? आपको लग रहा है कि गलत है। देखिए, उन्होंने तो नहीं कहा ना, आप कह रहे थे कि ये गलत है, इन्होंने बढ़ा दिया। कैसे लोगों को डिटॉल मिलेगा, कैसे लोगों को सैनिटाइजर मिलेगा? अपने प्रदेशों के अंदर आप करिए, इसकी मुखालफत करिए कि कैसे लोगों को मिलेगा। अगर आप ही नहीं करेंगे तो इनसे सवाल कैसे पूछेंगे? इसलिए वो इस बात पर रिएक्ट कर रहे थे। वो कहां कह रहे हैं कि उन्होंने बढ़ा दिया?
भरद्वाज जी। आयुष जी, ये कल परसों ही निर्णय हुआ है इस जीएसटी का। इसमें हमारी पार्टी के नेता इसके लिए विरोध अपना दर्ज करवाएंगे। पूरा मुझे इस बारे में इस वक्त कोई बात कहना और इस महामारी के लिए राजनीति करना वो ठीक नहीं है। ये हमेशा जितनी बातें करते हैं ये सिर्फ अपने काम गिनवाने के अलावा या अपने टाइम के अंदर इनकी क्या कमियां हैं वो देखने के बजाय ये सिर्फ ये देखते हैं 6 साल पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये किया था, कांग्रेस गवर्नमेंट ने वो किया था। आप ही बता दें, आप इतना कौन सा आपने इस महामारी को संभाल लिया कि पूरे संसार में दूसरे नंबर पे, नीचे से दूसरे नंबर पे हमारी टेस्टिंग है और हम इतनी तेजी से तीसरे नंबर पे आ गए हैं इस महामारी के जो कि एक्टिव ठीक है। अब संजीव जी मैं आपकी बात का जवाब लूंगा, लेकिन मोहित खटाना जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में, एक बार मैं उनको भी लाऊंगा। मोहित खटाना जी, आपने जो बात कही उसका जवाब प्रवीण अत्रे जी ने दिया, और थोड़ा सा मैं और ये जानना चाह रहा था आपसे, खासतौर से आपके पास और क्या जानकारी, क्योंकि अब सरकार तो सतत प्रयास करती है, सरकार तो अभी भी ये कह रही है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर के उनके प्रयास जारी भी हैं, और विगत अगर 6 वर्षों में भी आप देख लें तो उन लोगों ने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके स्तर पर काम किया है, और सरकार का यही काम है जो वो कर रही है। आपको कहां पर नजर आया कि कमी है, और आपके पास और क्या जानकारी? देखो, सरकारों की जो है इच्छा शक्ति की कमी होती है, सबसे बड़ी बात है। पिछले 4-5 सालों में हम सरकारों के पास इतनी बात जो निर्माण है जल्द से जल्द कराया जाए। जो सरकारी डॉक्टर है वो घायल हो रहे हैं, वहां से प्लास्टर झड़ रहा है और इसमें डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन जो तक नहीं रहेगी सरकारों को। अब इसमें हम एक तो ये कहना चाहते हैं कि फिलहाल हाईवे के काम हो रहे हैं और सरकारी काम हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया है, अनलॉक हो चुका है पूरा, अलग अलग जगह के हिसाब से सरकार ने अनलॉक कर दिया है। तो सरकारी अस्पताल जो गुड़गांव का सरकार ने मंजूर कर रखा है उसका निर्माण क्यों नहीं कर देते हैं? इसमें देरी पे देरी, पीछे से पैसा भी पास हुआ रखा है। दूसरी बात, जो ट्रॉमा सेंटर की बात चल रही थी, अगर गुड़गांव की बात करें तो हमारे पास पेपर है, खुद सरकारी डिपार्टमेंट ने लिख के दे रखा है हमें कि गुड़गांव में स्वास्थ्य विभाग के पास ट्रॉमा सेंटर के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। जो हरियाणा को सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है गुड़गांव, जो पूरे हरियाणा को पाल रहा है, उसके लिए यहाँ ट्रॉमा सेंटर के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, मैदानता, आर्टेमिस, 43 अस्पताल ऐसे हैं जो लगभग 1 दशक पहले सरकारी जमीन पर बने हुए हैं। 43 एकड़ मैदानता को जमीन दी गई थी, आर्टेमिस को लगभग 8.5 एकड़, फोर्टिस को लगभग 11.5 एकड़, 465 करोड़ की सब्सिडी दी गई थी इस एवज में कि ये गरीब लोगों का इलाज करेंगे। बीपीएल, ईडब्ल्यूएस, हरियाणा सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, और उनके लिए बेड भी रिजर्व रहेंगे। इतना बुरा हाल है इनमें, इनकी आज तक किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हुई। हम सरकारों को पत्र लिख के थक चुके हैं, गरीब लोगों का इलाज करते नहीं है। पूरा A to Z डाटा है हमारे पास। और अब जो ये कह रहे हैं कि कोरोना आईसीयू की कमी है, ये कमी वो कमी है, इनके ऊपर दबाव दो ना। जो मैदान आर्टेमिस 40 से जो हमारी जनता की जमीन पे खुले बैठे हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा नहीं कर रहे, इनके ऊपर भार लाद दिया जाए कि जो कोरोना के मामले आ रहे, तुम फ्री में देखो, तुम्हें 1 दशक हो गया, तुमने किया क्या है? कोरोना के मामले तो इनको देखने चाहिए मुफ्त में, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति वाली बात आ जाती है घूम फिर के। इन्होंने मात्र, भाई साहब, आज की जो हमारे पास डाटा है मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर पुअर पीपल, 2014 से 2019 तक मैदानता ने सीएमओ के द्वारा मात्र 84 गरीब लोगों का इलाज किया है। आर्टेमिस ने 141 का, फोर्टिस ने 65 का। अब बताओ, 465 करोड़ की सब्सिडी लेके बैठे हैं और मात्र 290 गरीब लोगों का इलाज किया है सीएमओ के द्वारा। जो गरीब लोगों के सुविधाएं हैं, जो इनके अधिकार, उनके लिए बोर्ड ही नहीं लगवाए गए आज तक। गुड़गांव के सीएमओ अस्पताल में हमने सीएमओ से रिक्वेस्ट करके एक बोर्ड लगवाया है, जबकि पूरे हरियाणा में ऐसे बोर्ड लगने चाहिए। डीसी को भी पावर है इसमें गरीब लोगों को रेफर करने की, हुड्डा चीफ को पावर है, स्वास्थ्य मंत्री को पावर है, सीएमओ को पावर है। पूरे हरियाणा के गरीब लोगों के लिए सुविधाएं थी, लेकिन जहां की जमीन, गुड़गांव की जमीन पर ये खुले बैठे थे हॉस्पिटल, वहीं के गरीब लोगों को इलाज नहीं कर रहे। तो सरकार की इच्छा शक्ति का पर पर्सन चिन्ह ना उठे तो क्या करें फिर हम, क्या कहें फिर? हो रहा ठीक है। प्रवीण अत्रे जी जवाब दीजिए, और खासतौर से चूंकि आज हम लोग सरकारी अस्पताल में व्यवस्थाओं का जिक्र करने बैठे हैं, तो गुड़गांव के भी सरकारी अस्पताल का जिक्र कर रहे हैं खटाना जी साथ में, वो क्यों नहीं बन पाया? देखिए, ऐसा है, पहले तो अभी खटाना साहब ने एक बात बीच में बोली कि साहब ये कह रहे हैं कि कोरोना में आईसीयू की कमी है।
मेरे ख्याल से संजीव जी ने अगर ये बात बोली होगी तो उनकी आवाज मुझे नहीं आ रही थी। संजीव जी को थोड़ा बता भी देता हूं और डाटा भी चेक कर लें। हरियाणा के अंदर कोरोना काल के अंदर आईसीयू की कमी कहीं पे भी नहीं है। हरियाणा सरकार ने पर्याप्त इंतजाम किए थे। एक उदाहरण ऐसा बताइए जहां हरियाणा के अंदर आईसीयू की कमी की वजह से पेशेंट को परेशानी उठानी पड़ी। लेकिन बात जैसे खटाना साहब ने की, खटाना साहब बात कर रहे थे कि साहब गरीब का पेशेंट का इलाज जो है मैदान था। देखिए मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने अपने सरकारी हॉस्पिटल के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं का वो स्तर लेके आए। उदाहरण के तौर पे जिस खानपुर कॉलेज की बात कर रहे थे अभी संजीव जी, उस खानपुर कॉलेज के अंदर इससे हमारी सरकार के आने से पहले उस एमआरआई और सीटी स्कैन आप मुद्दे से दूर ले जा रहे हैं। जिस पॉइंट की मैंने बात की कृपया उस पर जवाब दीजिए। खटाना जी रुकिए, आपका मेदांता के साथ कोई व्यक्ति को तो मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात को वहीं पे लेके आर्टेमिस फोर्टिस का भी नाम मैंने खटाना है, 3 हॉस्पिटल। खटाना जी सुन लीजिए, आप पहले मैं वहीं लेके आ रहा हूँ, आप पहले सुन लीजिए पूरी बात को, आराम से सुनिए। मैंने आपको सुना था ना। मैं ये कह रहा हूँ कि खानपुर कॉलेज जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, एमआरआई और सीटी स्कैन का वहाँ पे इंतजाम होता है, वो सुविधा वहाँ पे दी जाती है। और इसके साथ साथ जिस तरह से मैंने 11 हॉस्पिटल प्रदेश के आपको शुरू में गिनवाए थे जहाँ पे कैथ लैब, एमआरआई, सीटी स्कैन, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत जो क्रिटिकल डिजीज हैं उनके अंदर इन सुविधाओं की रहती है। ये वो सरकार है जिस सरकार ने ईसीजी गरीबों की मुफ्त होगी इस बात का सरकारी हॉस्पिटल के अंदर इंतजाम किया। मेरा केवल एक कहना है कि सरकार अपनी कोशिशों से सरकारी कॉलेज के अंदर, एक और चीज बता देता हूँ आयुष, यहाँ पे 428 पीएचसी, सीएचसी स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जिनको वर्तमान सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत वेलनेस सेंटर के अंदर अपग्रेड करने जा रही है और उस पर काम चल रहा है। ये सब काम इसीलिए हो रहा है कि आम आदमी को सबसे पहले इन प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ देखने की आवश्यकता ना पड़े, जो जिन सुविधाओं के लिए लोग इन हॉस्पिटल। ठीक है प्रवीण अत्रे जी, देखिए मोहित खटाना जी की बात को मैं थोड़ा सा समाप्त कर देता हूं। मुझे ये बताइए, क्योंकि आज हम लोग चर्चा ये करने के लिए भी बैठे साथ में, क्योंकि मौसमी बीमारियां भी बढ़ेंगी। अगर मोहित खटाना जी ये कह रहे हैं और जो वो जानकारी रख रहे थे कि सरकारी अस्पताल बदहाल है गुड़गांव के अंदर, मौसमी बीमारियां अगर यहाँ पर फैलती हैं तो फिर क्या ऑप्शन रहेगा वहां पर जनता के पास में? उसको तो फिर प्राइवेट अस्पताल ही जाना पड़ेगा। कैसे वहां पर आप इन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे, ये सवाल होगा फिर। आयुष देखिए ऐसा है, मोहित जी ने सरकारी हॉस्पिटल गुड़गांव की बिल्डिंग के बारे में बताया कि बिल्डिंग जर्जर हालात में, जैसा कि मैंने मोहित जी की बात को सुना है। हालांकि मुझे गुड़गांव सरकारी हॉस्पिटल की बिल्डिंग की इस वक्त स्थिति क्या है मैं इस वक्त मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं केवल इतनी बात कहूंगा, स्वास्थ्य सेवाएं जो उपलब्ध है और बिल्डिंग जिसका जिक्र मोहित जी कर रहे हैं, वर्तमान सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल के अंदर ही 37 ऐसे स्वास्थ्य केंद्र थे जिनकी बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट किया था, या ये कहिए कि जिनके अंदर इस तरह की अगर जरूरत थी उन जरूरियात को पूरा किया गया था। बाकायदा लगभग 30 बिल्डिंग्स ऐसी थी जिनको फौरी तौर पे उनकी मरम्मत की गई थी। मैं नए हॉस्पिटल का जिक्र आपके सामने पहले भी कर चुका हूं जो सरकार ने बनाए थे। अगर गुड़गांवा हॉस्पिटल जैसा कि मोहित जी जिक्र कर रहे हैं और यहाँ चर्चा के अंदर ये विषय आया है, मुझे जानकारी नहीं है इस वक्त वहाँ के एग्जैक्ट हालात की इस बिल्डिंग के, लेकिन जिस तरह से मोहित जी ने जिक्र किया है स्वाभाविक है सरकार इस बात में संज्ञान लेगी। अगर बिल्डिंग के अंदर कोई भी पार्ट इस तरह की स्थिति में है जहाँ पे मरम्मत की जरूरत है या रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है, स्वाभाविक है हरियाणा सरकार उस पर काम करेगी और इस तरह की स्थिति नहीं रहेगी। या मोहित जी को मैं आश्वासन देता हूँ। मैं श्रीमान जी इसमें एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जब अनलॉक हो चुका है, गुड़गांव भी अनलॉक है, तो कंस्ट्रक्शन क्यों चालू नहीं किया जाए जब पैसा पीछे से मंजूर किया जा चुका है। ठीक है मोहित खटाना जी, देखिए मोहित प्रवीण अत्रे जी ये कह रहे हैं कि देखिए ठीक है अभी एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है वो उनको नहीं पता है, लेकिन आज चूंकि हम लोग इस चर्चा को इस विषय पर भी करने के लिए बैठे हुए थे कि मौसमी बीमारियों से कैसे लड़ेंगे, थोड़ा उस पर सेंट्रिक रहते हैं। इस विषय पर भी हम लोग चर्चा किसी और दिन कर लेंगे। भारद्वाज जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि व्यवस्थाएं तो सुनिश्चित करना सभी सरकारों का काम था। अगर आज खटाना जी यहाँ पर बैठ के ये कहते हैं कि अस्पताल जर्जर स्थिति में है, तो फिर जिम्मेदारी तो सारी सरकारों की सामूहिक हुई। आप लोगों के समय में भी अगर बिल्डिंग बहुत बढ़िया होती तो शायद आज इस स्थिति में नहीं पहुंचती सारी चीजें। व्यवस्थाएं हर सरकार को सुनिश्चित करना होता है, लेकिन जब अपना शासन होता है तो लोग कहते हैं कि हमने काम किया। जब वही पार्टियां विपक्ष में बैठती तो आरोप लगाती कि इनकी व्यवस्थाएं खराब हैं। ऐसा क्यों? आयुष जी मैं आपको बताऊं, कांग्रेस सरकार 6 साल पहले कांग्रेस सरकार थी। आज अगर खटाना जी कहते हैं कि आज उस बिल्डिंग की ये पोजीशन है, तो
मुझे नहीं मालूम कि उस बिल्डिंग के अंदर 6 साल के अंदर क्या हुआ है, कोई रिपेयर हुई है या नहीं। आपके टाइम का भी बता देता हूँ श्रीमान जी, आपके टाइम का खटाना जी बेहतर जानते हैं कि भाई वो आपकी सरकार के टाइम में इसमें लगभग 1 करोड़ रुपए पास हुए थे इसकी कंस्ट्रक्शन को, इसको रिपेयर करने के लिए। वो कहाँ चले गए, कुछ कहीं दिखा ही नहीं। आप ग्राउंड लेवल पे आज भी आके देख सकते हैं, कल हम चलेंगे साथ में, आप देखिए उसमें कहाँ लगे थे वो मशीनें कहाँ आई थी, इसमें कहाँ रिपेयरिंग का काम हुआ था। वो जो 42 साल पुराना हॉस्पिटल है वो नया बनना चाहिए, इसका प्लास्टर झड़ के गिर रहा है, या उसमें 1 करोड़ रुपए लगा दिए जाए। खुद पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट कह रहा है कि इसका ढांचा कभी भी गिर सकता है। खटाना जी इस बात का जब वो लाखों रुपए इसमें लगभग। ठीक है खटाना जी, अपना जवाब सुन लेते हैं क्योंकि मेरे पास समय कम है। एक छोटा कमेंट में सबसे और लूंगा, बस उसके बाद चर्चा मुझे समाप्त करनी है। ढांचा कैसा है खटाना जी, आपकी बात का मैं जवाब ले लेता हूँ। भरद्वाज जी बोलिए, जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा, ये आपने अपने ही क्वेश्चन का आंसर खुद दे दिया। अगर हमने अपने टाइम में 1 करोड़ रुपए उसके सैंक्शन करे थे और वो नहीं किसी ने लगाए, तो वो जांच का विषय है, वो ये सरकार भी 6 साल में कर सकती थी। आपने अपने ही क्वेश्चन का आंसर मेरे कहे बगैर दे दिया। जहां तक परवीन जी के अत्रे जी की ये बात थी, उसका भी मैं जवाब दे दूं कि गरीब लोगों के लिए हमने ये किया। इन्होंने एक बीमा योजना 5 लाख रुपए की चलाई थी, जो आजकल इस महामारी के टाइम में उसको बंद कर दिया। किसी को कोई उस बीमे की ये झूठ बोल रहे हैं आयुष, फिर झूठ बोल रहे हैं। ये आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य अभी बंद कर दिया। मैं अरे नहीं, आप फिर झूठ बोल रहे हो संजीव जी। हरियाणा प्रदेश के 15 लाख लोग उस योजना का लाभ ले रहे हैं। ठीक है, उसका तार्किक आधार रखिए। संजय भरद्वाज जी, अगर आपने ये बात कही है, आपने बात कही, आपके पास कोई एविडेंस है इस बात का, इन्होंने बंद कर दी वो योजना? भरद्वाज जी, अत्रे जी देखिए, योजना अभी किसी के, मैं ये कह रहा हूं अत्रे जी, बंद करने की नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि आजकल किसी को पैसे उस योजना के तहत किसी को कोई लाभ नहीं दे रही है। इस वक्त कहा यह जा रहा है कि ऊपर से पैसे नहीं आए, तो जब पैसे आएंगे जब देंगे। बोल रहे हैं अपने तथ्यों को चेक कीजिए। जहाँ लोग परेशान हैं। श्रीमान जी, आपके टाइम की सरकार थी, तब भी गुड़गांव की जो आबादी है लाखों में थी, तब भी यहाँ पर एक एम्स जैसे हॉस्पिटल की जरूरत थी। आप इन पर आरोप मत लगाएं, आरोप प्रत्यारोप में टाइम खराब ना करें। आप ये बताएं, जब आपकी सरकार थी तब भी यहाँ पर लगभग 22 लाख की तादाद थी। खटाना जी, मुझे लगता है संजीव भरद्वाज जी से अब इस बात का जवाब लेने का ये सही वक्त नहीं है, क्योंकि अब वो कह देंगे कि वो सत्ता में नहीं है, पिछले 6 साल तो जो है वही बना देते वहां पर। लेकिन मौजूदा जो व्यवस्थाएं वो सही होनी चाहिए बहुत जल्दी से। ठीक है, एक बार फिर से आप प्रवीण अत्रे जी, बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ये भी बता दें, मौसमी बीमारी का जिक्र हम लोगों ने शुरुआत में किया। बारिश के बाद चिकनगुनिया, डेंगू, ये जो सारी चीजें हैं ये भी बहुत तेजी से फैलती हैं, और पहले भी कैसे रहा, इसके पिछले साल भी कैसे डेंगू चिकनगुनिया की वजह से परेशान हुए लोग, उससे निपटने के क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि तस्वीरें हम लोग लगातार दिखा रहे हैं, पानी का जल जमाव, जल भराव, गंदगी, सीवरेज सिस्टम का सही ना होना, ये सारी समस्याएं अभी भी देखने को मिल रही हैं। ऐसे कैसे निपटेंगे इन सारी चीजों से? देखिए आयुष, एक तो ये आप भी जानते हैं कि किसी भी समस्या का निवारण और निदान सबसे बेहतर ये है कि वो समस्या पैदा ही ना हो। उसके लिए सरकार लगातार जागरूक अभियान चलाती है। जैसे डेंगू का आपने जिक्र किया, सरकार लगातार जागरूक अभियान चलाती है कि एक जगह पे पानी जमा ना हो, टायर के अंदर, कूलर्स के अंदर। उस तरह की एडवर्टीजमेंट आप चाहे प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बार बार देखते भी हैं। लेकिन अगर बीमारी डेंगू मान लीजिए जो बीमारी आती है, तो हरियाणा स्वास्थ्य सेवाओं में सभी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर डेंगू का इलाज मुफ्त, इसका प्रावधान है। बीपीएल परिवारों के लिए, क्योंकि डेंगू की बीमारी में आपको पता है कि प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है, बीपीएल परिवारों के लिए मुफ्त प्लेटलेट मिले, इस चीज का प्रावधान, इस चीज की व्यवस्था हरियाणा सरकार ने की हुई है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, चाहे चिकनगुनिया की बात करें, चाहे रोटा वायरस की बात करें, जितने भी इस तरह के वायरस हैं जो इस मौसम के अंदर आ जाते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया, लगभग 462 तो मेडिसिन ऐसी हैं जो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर मुफ्त मिल रही हैं। 208 के करीब इस तरह की ट्रीटमेंट जो है, जो सेकंड स्टेज सर्जरी है, वो मुफ्त हो रही है।
तो ये सुविधाएं तो सरकार ने दे रखी हैं। लेकिन जब हम किसी चीज की तुलना करते हैं कि साहब हम बेहतर क्या कर रहे हैं, तो तुलना के लिए हम किसी एक चीज को पैमाना मानते हैं। मैं पैमाना एक उदाहरण के तौर पे कहूंगा, जो शिशु मृत्यु दर है, जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, मैं 2013-14 के आंकड़े की बात करूंगा, खटाना जी के पास वो आंकड़ा जरूर होगा। कांग्रेस सरकार में शिशु मृत्यु दर 36 थी, जो हमारी सरकार की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से 22 रह गई। एक उदाहरण है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण मामले के अंदर लगातार सत्ता में कांग्रेस रही, उसके बावजूद टीकाकरण नहीं कर पाई। हमारी सरकार 3,06,000 के करीब गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण तो हमारी सरकार ने आके किया। 11 लाख के करीब बच्चों का टीकाकरण हमारी सरकार ने आके किया। जो पार्टी लगातार सत्ता में रही, वो टीकाकरण पूरा नहीं कर सकी प्रदेश का। ये मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुलना करता हूँ कि हम बेहतर क्या कर रहे हैं। लेकिन इस मौसम की बीमारियों का जो विशेष तौर पे आपने चर्चा रखी है, उसके लिए सरकार ने बाकायदा हॉस्पिटल के अंदर, पीएचसी के अंदर, सीएचसी के अंदर इंतजाम किए हुए हैं, और किसी भी तरह की स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर कमी ना रहे, उसके लिए सरकार तत्पर है। अभी जैसे मैंने बताया कि जिस तरह से हम डॉक्टर की कमी से जूझ रहे थे, वर्तमान सरकार ने उस कमी को दूर किया। ठीक है, कुल मिला के आप ये कह रहे हैं सरकार तैयार। ठीक है, मोहित कटाना जी, बिल्कुल फाइनल कमेंट आपका, क्या कहना चाहेंगे? जी जी, एक तो हमसे ये कहना चाहते हैं सरकार से, वर्तमान सरकार से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि डिप्टी सिविल सर्जन की जितनी भी पोस्ट होती है, जिनको प्रोग्राम ऑफिसर बोला जाता है, उनसे भी सेवाएं ली जाएं। ओपीडी देखें, वो डॉक्टरों की कमी है, ओपीडी में जो डॉक्टर बैठे हैं फिलहाल, उन पे इतना लोड है, तो इनसे भी तो सेवाएं ली जाए ना। मुझे बहुत बड़ी संख्या में हमारे हरियाणा में। और दूसरा, जहां जहां पर भी सरकारी अस्पतालों की हालत खस्ता है, खंडर हुए पड़े हैं, वहां का पैसा पीछे से पास हुआ रखा है, तो अनलॉक हो चुका है, तो कंस्ट्रक्शन कर दिया जाए चालू। और तीसरा, ट्रॉमा सेंटर की जहां जरूरत है वहां पर जरूर बनाए जाएं। गुड़गांव में 30 लाख आबादी पहुंच चुकी है, यहाँ पर लाखों लोग रोड एक्सीडेंट में मर चुके हैं। सिविल अस्पताल में जाते हैं तो यहाँ से दिल्ली रेफर कर दिया जाता है, तो ट्रॉमा सेंटर भी जल्द से जल्द बना दिया जाए। और आगे जो डेंगू की बात कर रहे थे आप, कि आगे बीमारी आएंगी, डेंगू, चिकनगुनिया, जो भी बीमारी आएंगी, तो उनको पावर दी जाए सीएमओ के। यहाँ पर जो मैदानता आर्टिमिस फोर्टिस है, वहां पर भी रेफर किए जाएं, वहां पर एक दशक होने को है। हटाना जी, अब आपकी इसी बात के साथ मुझे समाप्त करना होगा। अत्रे जी ने ये बात सुन ली, मुझे लगता है कि जो इससे संबंधित लोग हैं उन तक उन बातों को जरूर पहुंचाएंगे, और वो ये सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम हरियाणा प्रदेश की जो जनता है वो इससे परेशान ना हो। आप सभी लोग का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। तो आज ये चर्चा हम आपके बीच में इसलिए लेकर के आए क्योंकि कोविड के बीच में मौसमी बीमारियों के लिए क्या तैयारियां हैं हरियाणा के अंदर, और उस चर्चा के बाद जो कुछ निकला है, अब देखना यह है कि इस पर सरकार आगे एक्शन क्या कुछ लेती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल